में एक सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर चर्चा चल रही थी अपनी कल की क्लास में। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां से आता ही आता है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का सिद्धांत है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का सिद्धांत है और इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी माना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक। इन्होंने अपने सिद्धांत को 6 नियम पर आधारित किया है, अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को 6 नियमों पर आधारित किया है, नियमों पर आधारित किया है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मैम नमस्ते, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने अपने नियम सिद्धांत में 6 नियम बताए हैं। पहला इन्होंने नियम बताया है समय के अध्ययन का सिद्धांत। समय के अध्ययन का सिद्धांत, अध्ययन का सिद्धांत। अब ये देखने में बड़ा वैसा लगता है कि टफ होगा, लेकिन बड़ा आसान है। टेलर का मानना था कि एक जो प्रशासक होता है या मैनेजर होता है या प्रबंधक होता है, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि उत्पादन में समय कितना लगता है, या हम कहें कि कोई काम करने में कितना समय लगता है। यदि प्रशासक को काम में लगने वाले समय का ज्ञान होता है तो वो अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय सीमा बता देता है कि ये काम आपको इतने समय में करना है। इससे प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जब प्रबंधक के लिए किसी काम में लगने वाले समय का ज्ञान होता है तो कर्मचारी जो है मक्कारी नहीं कर सकता है। फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि मैनेजर के लिए पता है कि ये काम जो है 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, या इसमें 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए टेलर कहता है कि प्रत्येक प्रशासक को उत्पादन में लगने वाले समय का ज्ञान होना चाहिए और प्रशासक जो है अपने कर्मचारी को काम में लगने वाले समय का निर्धारित समय बता देना चाहिए। इससे वैज्ञानिकता बनी रहती है किसी भी काम को कराने की। तो अब हम इसे शिक्षा में कैसे अप्लाई करेंगे, एजुकेशन में, विद्यालय में। तो विद्यालय में प्राचार्य को पता होता है कि 35 मिनट के कालांश में कितना कंटेंट को डिलीवर क्लासरूम में किया जा सकता है। ये प्राचार्य को भलीभांति पता होना चाहिए। या कोई कल्चरल एक्टिविटीज कराई जा रही है, संपादित कराई जा रही है, तो किसी विशेष कल्चरल एक्टिविटीज में कितना समय लगेगा, ये प्राचार्य को भलीभांति से आना चाहिए। तभी वो अध्यापक को बता सकता है कि ये काम जो है, ये एक्टिविटी आपको इतने समय में संपादित करानी है। तो इस तरीके से टेलर के सिद्धांत को हम शिक्षा में इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शिक्षा प्रक्रिया में। तो पहले सिद्धांत के अनुसार, टेलर के अनुसार किसी प्रबंधक को उत्पादन में लगने वाले समय का ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसे कर्मचारियों को बता देना चाहिए। कर्मचारियों को निर्धारित
समय बता देना चाहिए, बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो इससे सर वेरी गुड इवनिंग, सारे टीचर्स को गुड इवनिंग, प्रणाम। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत टेलर ने बताया है आंशिक वृत्ति सिद्धांत। आंशिक वृत्ति सिद्धांत। देखिए इस नियम की व्याख्या इस प्रकार है, श्रमिकों का जो वेतन है वो लाभांश से जुड़ा होना चाहिए। कंपनी जो प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन के आधार पर जो लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभांश का हिस्सा होना चाहिए कर्मचारी, ना कि उसका एक निश्चित वेतन होना चाहिए। इससे कंपनी को भी फायदा होता है और कर्मचारियों को भी काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है। उसे पता होता है कि यदि कंपनी को ज्यादा फायदा होगा तो हमें ज्यादा वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा। दूसरा, कंपनी का जो मालिक होता है उस पर भी लोड कम होता है। यदि कंपनी किसी कारण घाटे में जाती है तो कर्मचारियों को भी घाटा होगा। तो इस तरीके से दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते हैं। तो ये आंशिक वृत्ति का सिद्धांत है। कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन कंपनी के लाभांश से जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अब ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है। तो टेलर का ये सिद्धांत जो है शिक्षा में हम इसको इस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं कि जो शिक्षकों का निर्धारित वेतन तो होता ही है सरकार के द्वारा, लेकिन जो शिक्षक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कर्मचारी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उन्हें हम वेतन और बोनस के रूप में कुछ धनराशि बढ़ाकर दे सकते हैं ताकि वो एक उनके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का कार्य करे और वो बहुत मेहनत से छात्रों का अधिगम कराएं, शिक्षण कार्य करें। तीसरा नियम है आयोजन एवं संपादन। आयोजन और संपादन अलग अलग होना चाहिए। देखिए ये वाला नियम जो है ये वुड्रो विल्सन के नियम से ही मेल खाता है, जो बताया था कल आप लोगों को, नीति निष्पादन के रूप में प्रशासन। तो नीति निष्पादन के रूप में जो प्रशासन होता है उसमें नीति निर्धारक एक अलग वर्ग होता है और नीतियों का जो एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है, वो अलग वर्ग के द्वारा किया जाता है। जैसे सरकार होती है तो सरकार नीति बनाती है और जो प्रशासक वर्ग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो नीतियों का पालन करते हैं, उनका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो टेलर भी कहता है कि कंपनी में जो नीति निर्धारण है, जो नियम उपनियम बनाए जाएंगे वो अलग वर्ग द्वारा बनाए जाएंगे और इनका एग्जीक्यूशन जो है अलग पृथक वर्ग के द्वारा किया जाएगा। तो दोनों ही अलग अलग है। तो ये सिद्धांत कहता है, यही सिद्धांत कहता है कि आयोजन का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए और क्रियान्वयन कर्मचारियों के द्वारा किया जाना चाहिए।
अब शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय परिवेश में हम इसको देख सकते हैं, जो नीति निर्धारण होता है वो प्राचार्य करता है और शिक्षक जो है उनका एग्जीक्यूशन करते हैं। या इससे बढ़ते क्रम में देखें तो विभाग, तो शिक्षा विभाग होता है वो नीतियों का निर्धारण करता है और प्राचार्य जो है उन नीतियों का एग्जीक्यूशन करता है। और इससे बढ़ते क्रम में देखें फिर राज्य सरकार जो है नीतियों का निर्धारण करती है, उसके अन्य जो सचिव उप सचिव होते हैं, शिक्षा सचिव होते हैं, वो एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इसका एक तंत्र होता है वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर चला आता है। और सबसे अंत में जो एग्जीक्यूशन का कार्य होता है वो अध्यापक और प्राचार्य का ही होता है। तो भारत में कुछ इस तरीके से है, केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग हैं जिला स्तर पर, फिर जिला स्तर के बाद एक अधिकारियों का पूरा तंत्र बना हुआ है। लेकिन अंत में उन सब नियमों नीतियों का एग्जीक्यूशन है वो प्राचार्य को ही कराना होता है अपने अध्यापकों के द्वारा। तो ये यहाँ पर इस एप्लीकेबल है। चौथा इन्होंने बताया है अच्छे कार्य के लिए वैज्ञानिक विधियों का सिद्धांत। अच्छे कार्य के लिए वैज्ञानिक विधियों का सिद्धांत, विधियों का सिद्धांत। तो अच्छे कार्य के लिए वैज्ञानिक विधियों के सिद्धांत से तात्पर्य है टेलर के अनुसार, टेलर कहता है कि एक अच्छा प्रबंधक वो होता है या प्रशासक वो होता है वो कार्य की गुणवत्ता को गिरने नहीं देता है, और गुणवत्ता का सीधा संबंध होता है जब कार्मिक वर्ग जो होता है वो प्रशिक्षित होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार टेलर कहता है कि एक अच्छे प्रशासक के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जो कार्य हो उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। तो शिक्षा में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। हम अपने अध्यापकों को, सेवाकालीन अध्यापकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण कराते रहते हैं ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका प्रयोग कर सकें और छात्रों को उससे शिक्षण कार्य करा सकें और उनकी गुणवत्ता को और बढ़ा सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी का कार्य यही होता है सरल तरीके से अधिगम कराया जाए, छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाए ताकि उनमें जो अधिगम हो वो गुणवत्तापूर्ण हो। तो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित कराते रहना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना चाहिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं प्रशिक्षण से, एक तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है और दूसरा फायदा होता है समय की बचत होती है, और जब समय की बचत होती है तो धन की भी बचत होती है। पांचवा नियम बताया है टेलर ने व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। देखिए, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत से तात्पर्य होता है अनुशासनहीनता को रोकना या अराजकता को रोकना। इसलिए एक प्रबंधक जो होता है उसे अपने कर्मचारियों पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने कर्मचारियों को नियंत्रण में रखें। और विद्यालय में ये और भी जरूरी होता है कि अनुशासनहीनता ना डेवलप हो,
छात्रों में भी और अध्यापकों में भी। इसलिए प्राचार्य को अनुशासन स्थापित करने की सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अध्यापकों से कार्य भी करा ले, उनके व्यक्तित्व का सम्मान भी रखे और अनुशासनहीनता भी उत्पन्न ना हो। तो टेलर के अनुसार प्रबंधक को कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता और अनुशासनहीनता उत्पन्न ना हो सके। तो ये 5वां नियम है। छठा नियम टेलर बताता है टेलर व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत। व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत। देखिए, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत से तात्पर्य है कि कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पर वातावरण हमेशा सकारात्मक रहे, अनुशासनहीनता डेवलप ना हो, अराजकता उत्पन्न ना हो और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता रहे। इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों की आवश्यकता होती है। तो इंडस्ट्रीज में भी अनुसंधान होते हैं, और जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शैक्षिक अनुसंधान होते रहते हैं समय समय पर। शिक्षा शास्त्री और जो रिसर्चर होते हैं वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंधित रिसर्च करते रहते हैं। जैसे शिक्षा में भी क्रियात्मक अनुसंधान होता है, शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं का निराकरण खोजने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो ये सब व्यवहारिक अनुसंधान है जो शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। अब शिक्षा के किसी भी पक्ष से रिलेटेड हो सकते हैं, पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो सकते हैं, अनुशासनहीनता से रिलेटेड हो सकते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं से रिलेटेड हो सकते हैं। ये व्यवहारिक अनुसंधान होते हैं, तो ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार समय समय पर व्यवस्था से संबंधित शैक्षिक अनुसंधान होते रहने चाहिए। तो ये 6 नियम बताए थे टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में। दूसरा, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि टेलर ने कितने नियम बताए? 6 नियम बताए हैं। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर है। तो ये आपका एक सिद्धांत हुआ जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो प्रशासन है, प्रशासन की अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक अगली विचारधारा है प्रशासन प्रक्रिया के रूप में। प्रशासन प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया